नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे और मैं हूं आपके साथ प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी सूची में शर्मिष्ठा मुखर्जी का नाम शामिल। बीजेपी 19 जनवरी को करेगी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एच.एस. ब्रह्मा आज संभालेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त का पद। वी.एस. संपत ने राजनीति के अपराधीकरण और पेड न्यूज पर रोक को बताया जरूरी। जनता परिवार को पास लाने की कोशिश तेज। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा राष्ट्रीय स्तर पर होगा विलय। भारतीय दबाव का असर पाकिस्तान लगा सकता है। जमात उद दावा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क पर प्रतिबंध। और पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। प्री क्वार्टर फाइनल में कोरिया के किम ह्यो मिन को दी मात। और बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव से जुड़ी सरगर्मियों की। कांग्रेस ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। गुरुवार को कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट का ऐलान किया। तीसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नामों में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का भी नाम है। 15 उम्मीदवारों की सूची में उनके अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ग्रेटर कैलाश से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज उम्मीदवार हैं। खाली होपफुल नहीं, हम 100% कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे। लोकल डेवलपमेंट इश्यूज, लोकल सिक्योरिटी इश्यूज, इसी मुद्दे पे, और मैं कंप्लीटली अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रेटर कैलाश पे फोकस्ड हूं। तो यहाँ का जो लोकल इश्यूज है, मैं उसी मुद्दे पे मैं लोगों का साथ बातचीत कर रही हूँ। इससे पहले कांग्रेस ने पहली सूची में 24, दूसरी सूची में 25 उम्मीदवार घोषित किए थे। इस तरह कांग्रेस ने कुल 54 प्रत्याशियों के टिकट तय कर दिए हैं। कांग्रेस ने इस बार 32 नए उम्मीदवारों को सियासी समर में उतारा है। पार्टी की तरफ से अब केवल 6 उम्मीदवारों के नाम आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति की आज दूसरी बैठक होगी। इसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा होगी। इस बीच अटकलें हैं कि शाजिया इल्मी और जयाप्रदा भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। गुरुवार को दिल्ली प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक हुई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में बनी 21 सदस्यीय समिति ने उम्मीदवारों के चयन और पार्टी की भावी रणनीतियों पर चर्चा की। बीजेपी ने फिलहाल उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। खबर है कि पार्टी 19 जनवरी को अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इसी कड़ी में चुनाव समिति की आज भी बैठक होगी। कयास है कि पार्टी 2013 में जीतने वाले 25 पूर्व विधायकों को चुनावी समर में उतार सकती है। वहीं युवाओं को भी मौका दिए जाने पर चर्चा हो रही है। आप चिंता मत करिए, इंतजार करिए। ये इसी प्रकार से पार्टी में लोगों के आने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। गुरुवार को आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी और समाजवादी पार्टी की पूर्व नेता जयाप्रदा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सरगर्म रहीं। Really want to expose Aam Aadmi for what it is, and so I'll do whatever I can to that effect, and I'll let you know what my plans of joining BJP and or not. बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें बहुत दिग्गज लोग हैं, तो उनके निर्णय के ऊपर निर्भर रहता है। मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहती हूँ। पद मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। आज की बैठक में अकाली दल के साथ सीटों के तालमेल पर भी विचार किया जा सकता है। पिछले चुनाव में बीजेपी 67 सीटों पर और अकाली दल 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी आज अपने प्रचारकों की सूची का ऐलान भी कर सकती है। प्रचारकों की सूची में सांसद हेमा मालिनी और विनोद खन्ना का नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के नेता विजय गोयल ने ट्वीट किया है कि पार्टी दिल्ली में किरण बेदी के नेतृत्व तले चुनाव में सफलता हासिल करेगी। पूर्व आईएएस अधिकारी किरण बेदी कल बीजेपी में शामिल हुई थी। हालांकि उनके चुनाव क्षेत्र के बारे में कोई घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। बीजेपी ने औपचारिक तौर पर किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया है, लेकिन संकेत साफ हैं कि वो दिल्ली चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगी। पार्टी में शामिल होने से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाने ले गए थे। किरण बेदी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी सीट को लेकर फैसला नहीं हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी
मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। किरण बेदी ने भी बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और अपने प्रशासनिक अनुभव का जिक्र करना नहीं भूली। बीजेपी और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कंधा से कंधा मिला के चलूंगी और इसको हर कोशिश करूंगी हर पल कि ये स्टेबल, स्टेडी, स्ट्रॉन्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव, करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे। किरण बेदी के पुराने साथी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बेदी के राजनीति में आने का स्वागत किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस खबर पर हैरानी भी जताई। हम सब लोगों को आश्चर्य करने वाली घटना थी। राजनीति में आने के सवाल पे ही उन्होंने फैसला लिया था कि उनको जीवन भर गैर राजनीतिक रह के अपने आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज को उठाना है, जनता की सेवा को करना है। दिल्ली में बीजेपी को छवि के नाम पर किरण बेदी में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लंबे समय से दिल्ली बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसको आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के सामने पेश किया जा सके। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ऐसा लगता है कि पार्टी की वो खोज खत्म हो गई है। कैमरामैन डी के पांडे के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और उम्मीदवारों के चयन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी ने जहां सतीश उपाध्याय के खिलाफ सबूत देने की कोशिश की, वहीं बीजेपी ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी नेता केजरीवाल की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचे। बुधवार को केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर बिजली सप्लाई करने वाले कंपनियों से कारोबारी रिश्ते और सांठ-गांठ के आरोप लगाए थे। जो उन्होंने पर्सनल अटैक जो श्री सतीश उपाध्याय जी के अगेंस्ट किया था, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इस सारी आपकी कंप्लेंट के तथ्यों को जानेंगे और उसके बाद में जो भी हमारा वो डिसीजन लेंगे वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इससे आगे बढ़ते हुए सतीश उपाध्याय पर लगे आरोपों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश करने की कोशिश की। पार्टी का ये भी आरोप है कि सतीश उपाध्याय ने नगर निगम चुनावों में दायर हलफनामे में अपने व्यवसाय के बारे में गलत जानकारी दी थी। कि अभी ये हमने सबूत दिए हैं जिनसे साबित हो रहा है कि सतीश उपाध्याय जी ने जो कल कहा था उनके घर की आमदनी लोगों के घरों में तेज चलने वाले मीटर लगा के चल रही है, उनके घर की रोजी रोटी, तो अब वो इसको एक्सेप्ट करें। सतीश उपाध्याय ने इन आरोपों का खंडन किया है और अरविंद केजरीवाल को लीगल नोटिस भेजा है। कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं। हमने क्रिमिनल डिफेमेशन, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन और किसी भी तरह की उनकी तरफ से कोई भी प्रमाण अभी तक आए नहीं। जिन दो आज इतना जरूर हुआ है कि एक तो केजरीवाल साहब नहीं आए और 6 की जगह 4 कंपनियां हो गई। चुनावों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दिल्ली में 7 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। एच.एस. ब्रह्मा आज मुख्य चुनाव आयुक्त का कामकाज संभालेंगे। गुरुवार को वी.एस. संपत मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और पेड न्यूज पर लगाम कसने की हिमायत की। एच.एस. ब्रह्मा आज बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त कामकाज संभालेंगे। 64 साल के ब्रह्मा 1975 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। जेएम लिंगदोह के बाद इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर के वो दूसरे अधिकारी हैं। एच.एस. ब्रह्मा इस पद पर अगले 3 महीने यानी 19 अप्रैल तक ही रह पाएंगे। इससे पहले अपने रिटायरमेंट के दिन वी.एस. संपत मीडिया से मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर अफसोस जताया। उन्होंने पेड न्यूज पर लगाम कसने को बेहद जरूरी बताया। I had the unique experience of watching 2 successive election, and 2014 election is one which had seen unprecedented voter participation, highest ever in the annals of Indian democracy. I am really feeling very happy that I am part of this exercise. गौरतलब है कि वी.एस. संपत के कार्यकाल में 2 लोकसभा चुनाव समेत 10 चुनाव हुए। मतदाता जागरूकता अभियान के जरिए मतदान फीसदी बढ़ाने में उनकी पहल सराहनीय रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एक माद मुहिम उनकी पहल की उम्दा नजीर मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जनता परिवार के विलय को लेकर गुरुवार को जेडीयू और आरजेडी नेताओं की पटना में बैठक हुई।
शरद यादव और लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में नीतीश कुमार के आवास पर हुई इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। बैठक को जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच मतभेद को दूर करने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की गुरुवार रात पटना में नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई। इसके बाद शरद यादव ने कहा कि बैठक में केवल जनता परिवार की विलय को लेकर ही बात हुई। जो व्यापक एकता का मामला है उसे इनिशिएट करने के लिए मुलायम सिंह जी को दिया है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। व्यापक एकता हो जाए इसके लिए ज्यादा प्रयास करना। व्यापक एकता के हित में हम लोग को जल्दी से काम को आगे तेजी से बढ़ाना है और नीतीश जी को देखे भी हम लोग। कुछ दिनों से पूरे जनता परिवार को एक झंडे तले लाने की कवायद चल रही है, लेकिन विलय को लेकर अब तक कोई समय सीमा तय नहीं हो पाई है। लेटर और सूनर ये विलय होगा। जो समाचार पत्रों में चल रही हैं बातें वो केवल अफवाहें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच मतभेद की खबर आ रही है। गुरुवार को जेडीयू और आरजेडी नेताओं की बैठक को जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच मतभेद को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी जीतन राम मांझी के समर्थन में खड़ी हो गई है। मांझी जी ने जो वास्तविक बात, जो हकीकत है, दिल के साफ आदमी इसलिए कई बार मन की बातों को खुलकर बोल देते हैं। उन्होंने जो गुजरात की प्रशंसा की है, तो जो वास्तविक स्थिति है उसका उन्होंने बखान किया है। जनता परिवार के विलय प्रक्रिया के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को अधिकृत किया गया है। जनवरी के आखिर में दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के आवास पर फिर नेताओं की बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रेलवे में यात्रा करने वालों को चलती ट्रेन से भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने पर विचार किया जा रहा है। यही नहीं, अपराधियों की धरपकड़ के लिए ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कमांडो की तैनाती भी हो सकती है। इन प्रस्तावों पर गुरुवार को राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिल्ली में हुए सम्मेलन में सहमति बनाने की कोशिश हुई। रेल सफर को आरामदायक के साथ सुरक्षित बनाने के लिए रेल विभाग के साथ गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी गुरुवार को दिल्ली में जुटे। रेल सुरक्षा के मुद्दे पर हुए इस सम्मेलन में आरपीएफ और जीआरपी के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ रेल सुरक्षा प्रणाली को 3 से 2 स्तरीय बनाने पर जोर दिया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल, सड़क और हवाई परिवहन के लिए एक जैसी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा रणनीति की वकालत की। एफआईआर एक दर्ज करानी है तो जीआरपी के जो भी पुलिस स्टेशन होंगे वहां पर एफआईआर दर्ज होगी। मैं कहता हूं कि ये जटिलता को सुलझाने के लिए क्या हम ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं 2013 से। सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे कोच में महिला कमांडो की तैनाती भी करेगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने सुरक्षा के लिए पुलिस और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया। उन्होंने इसके लिए यूनिफाइड कमांड बनाने की बात कही। There should be a seamless policing. There should be a policing which should be in one unified command, and that's how it should happen. Now, I think that's a challenge we really need to deal with. I've written letters to all the chief ministers. I've been meeting them. Yesterday also I met 3 chief ministers. रेलवे की योजना रेलवे एक्ट और आरपीएफ एक्ट में संशोधन की भी है, लेकिन इसके लिए राज्यों की मंजूरी की दरकार होगी। अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा सम्मेलन में करीब वही सवाल उठे जो पिछले सम्मेलनों में उठते आए थे, लेकिन असली सवाल यह है कि राज्य कितना सहयोग करते हैं और तमाम मसलों पर भारत सरकार रेलवे को कितना समर्थन देती है। कैमरामैन प्रशांतों के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और पड़ोसी जिले उन्नाव में जहरीली शराब पीने वाले 3 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है। लखनऊ में 29 और उन्नाव में 12 लोगों की मौत हुई। 100 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पूरे राज्य में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की है। पुलिस के मुताबिक करीब 12,500 जगहों पर दबिश दी गई है और करीब 76,000 लीटर अवैध शराब जब्त कर ली गई है। वहीं 3,000 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। राज्य सरकार ने मरने वालों के परिवार को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। आबकारी कमिश्नर अनिल गर्ग को हटा दिया गया है। 22 आबकारी और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल और बर्डमैन को ऑस्कर में मिले 9 नॉमिनेशन।
I'm Zero, sir. The new lobby boy. Do you still love Dad? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से निजात नहीं मिल रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है। वहीं घने कोहरे से यातायात पर बुरा असर पड़ा है। 122 ट्रेनें और आधा दर्जन से ज्यादा उड़ानें देर से चल रही हैं। देश के कई इलाके अनुमानों के विपरीत अब भी ठंड और कोहरे से जूझ रहे हैं। राजधानी दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। यूपी के कई जिलों में पारा 4 डिग्री से भी नीचे चला गया है। नजीबाबाद 3.2 डिग्री के साथ यूपी का सबसे ठंडा स्थान रहा। खराब मौसम के चलते 13 रेलगाड़ियों के समय में भी बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। उधर पहाड़ों का हाल भी बेहाल है। हिमाचल की राजधानी शिमला में इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। यहाँ पारा -0.5 डिग्री तक चला गया, लेकिन ठंड के बावजूद भी सैलानियों का उत्साह देखते ही बनता है। रंग बिरंगी हिमाचली ड्रेस, याक पर बैठे फोटो खिंचवाते लोग बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। इस साल सैलानियों की अच्छी आमद से स्थानीय कारोबारी भी बेहद खुश हैं। टूरिस्ट हमारे यहाँ फोटोग्राफरी करा रहे हैं, हिमाचली ड्रेसेस में करा रहे हैं, अपनी मेमोरी लेके जा रहे हैं। इससे मतलब हमारे को भी बेनिफिट होता है और टूरिस्ट भी खुश है। याक की फोटो ले जा रहे हैं, इससे भी टूरिस्ट बहुत खुश है। जम्मू कश्मीर रीजन में 2 दिन के इजाफे के बाद तापमान फिर से गिरना शुरू हो गया है। कश्मीर घाटी में बारिश के साथ हिमपात भी हुआ है, जिसके असर से राजधानी श्रीनगर में पारा 0.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक मैदानी इलाकों में ठंड के साथ कोहरा बना रहेगा। हालांकि दिन में मौसम साफ रहेगा, उसके बाद हल्की बारिश की भी गुंजाइश बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्तीय संकट में घिरी विमानन कंपनी स्पाइसजेट को उबारने की जिम्मेदारी आज एक बार फिर इसके मूल प्रवर्तक अजय सिंह के हाथ में आ गई है। स्पाइसजेट को संभाल रहे चेन्नई के मारन परिवार ने इसमें अपनी सभी 53% हिस्सेदारी के साथ इसका नियंत्रण अजय सिंह को देने पर गुरुवार को सहमति जता दी। कंपनी को फिर से पटरी पर लाने की योजनाओं के तहत ये कदम उठाया गया है। इसके तहत स्पाइसजेट को उबारने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का निवेश जुटाना है। स्पाइसजेट पर फिलहाल करीब 1,500 करोड़ रुपए की देनदारी है और कंपनी 3,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। स्पाइसजेट अब नागर विमानन मंत्रालय से पुनरुद्धार योजना की मंजूरी लेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी मंदी के दौर में है और सिर्फ मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अगले हफ्ते आईएमएफ की रिपोर्ट से पहले आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड ने वॉशिंगटन में कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, लेकिन यूरोजोन और जापान की अर्थव्यवस्था कमजोर विकास दर और गिरती कीमतों की शिकार है। वहीं चीन समेत उभरती अर्थव्यवस्था भी मंदी के दौर से गुजर रही है। क्रिस्टीन लेगार्ड ने तेल की कीमतों में गिरावट के मौके का इस्तेमाल ऊर्जा सब्सिडी कम करने और गरीबी हटाने के लिए किया जाना चाहिए। We need both strong arms, strong legs as well. Cheaper oil increases consumer purchasing, increases private demand in oil importing countries. And depending on how long oil prices remain low, this could provide a positive contribution to global growth for some time. पाकिस्तान सरकार जमात उद दावा सहित 10 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इस सूची में हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान तालिबान जैसे संगठन भी शामिल हैं। इन सभी संगठनों के वित्तीय स्रोतों पर पहले ही लगाम लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान अब मुंबई हमले के मास्टरमाइंड रहे हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा और अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास हमले के जिम्मेदार हक्कानी नेटवर्क समेत 10 संगठनों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इसका औपचारिक ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है। आर्मी स्कूल पर हमले के बाद पाकिस्तान अब तक 72 संगठनों पर प्रतिबंध लगा चुका है। पाकिस्तान की नीति में ये बदलाव भारत के लगातार दबाव के बाद सामने आया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने अपनी पाकिस्तान यात्रा से पहले उसे आतंक के खिलाफ लड़ने वाले देश का सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। इसका भारत में तीखा विरोध हुआ और अमेरिका ने अपने कदम पीछे ले लिए। इसके बाद कैरी जब पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने पाकिस्तान सरकार को साफ कर दिया कि अमेरिकी वित्तीय मदद चाहिए तो हाफिज सईद जैसे लोगों को नियंत्रण में रखना ही होगा।
इसके अलावा 2 दिन पहले ही अमेरिका ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह को ग्लोबल आतंकी घोषित किया है। भारत के लिए तेजी से उभरता एक बड़ा खतरा हक्कानी नेटवर्क भी है, जिसे अफगानी कबीलियाई सरदार जलालुद्दीन हक्कानी ने तैयार किया था। ये आतंकवादी गुट अब तक अफगानिस्तान में वारदात करता रहा है। इस गुट ने सन 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास और सन 2011 में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था। ये अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो सेनाओं पे भी कई हमले कर चुका है। हक्कानी गुट को पाकिस्तान अच्छा तालिबान कहता रहा है। ये भी खबर है कि 1-2 दिनों में पाकिस्तान कुछ और आतंकियों को फांसी दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी आज पेरिस में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मसले पर बातचीत होगी। गौरतलब है कि ईरान पिछले 10 साल से अपने परमाणु कार्यक्रम पर आम राय बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका का रुख इस पेचीदा मुद्दे पर ईरान के कार्यक्रम को राजनीतिक दबाव के तहत बंद करने का रहा है। और खेल की दुनिया से एक अच्छी खबर है। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने कोरिया की किम ह्यो मिन को हराया। अब क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना थाईलैंड की पोर्ते बुराना से होगा। इसके अलावा पी कश्यप, बी साई प्रणीत, आदित्य प्रकाश और अजय जयराम भी पुरुष वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज से ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे क्रिकेट सीरीज की शुरुआत हो रही है। आज पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड की टीम नए कप्तान और मॉर्गन के नेतृत्व में मैदान पर उतरेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया माइकल क्लार्क की गैर मौजूदगी में जॉर्ज बेली के नेतृत्व में खेलेगा। रविवार को मेलबर्न में भारत का मुकाबला मेजबान ऑस्ट्रेलिया से होगा और इस मैच में भारतीय टीम अपनी नई जर्सी के साथ उतरेगी। इको फ्रेंडली ये ड्रेस प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई है। इसमें ड्राई फिट तकनीक है, जिससे खिलाड़ियों के शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। गुरुवार को अमेरिका में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड के नॉमिनेशंस का ऐलान हो गया। द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल को और साथ ही बर्डमैन को सबसे ज्यादा 9 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया। भारत इन पुरस्कारों की दौड़ में पीछे रह गया। ए.आर. रहमान को बेस्ट म्यूजिक स्कोर के लिए नॉमिनेशन नहीं मिल सका। Who are you? I'm Zero, sir. The new lobby boy. Zero, you say? Yes, sir. Well, I've never heard of you, never laid eyes on you. Who hired you? अकेडमी इस बार द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल फिल्म पर कुछ खास मेहरबान दिखी। एक होटल की पृष्ठभूमि पर रहस्यमयी मौत की गुत्थियों को सुलझाती इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया। वेस एंडरसन भी बेस्ट डायरेक्टर की दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म को ओरिजिनल स्क्रीन प्ले सहित 9 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। Madame D's last will and testament to Monsieur Gustave H. I bequeath a painting known as Boy with Apple. Wow, what? Who's Gustave H? I'm afraid that's me, darling. एक सुपरस्टार कलाकार के संघर्ष की कहानी पर बनी फिल्म बर्डमैन को भी 9 कैटेगरीज में नॉमिनेशंस मिले हैं, जिसमें शामिल है बेस्ट पिक्चर, माइकल कीटन को बेस्ट एक्टर, एडवर्ड नॉर्टन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी नॉमिनेशंस। You're Birdman. Let's go back one more time and show them what we're capable of. Do you still love Dad? I still love your father. 12 साल की अवधि में फिल्माई गई बॉयहुड को 6 नॉमिनेशंस मिले हैं। रिचर्ड लिंकलेटर को बेस्ट डायरेक्टर, पेट्रिशिया अर्क्वेटे को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और ईथन हॉक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन प्रमुख है। Don't worry about it. Looks like you can use the bumpers. You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers. We have a new student joining us today. Hey, dude. Welcome to the suck. You're not worried about what might happen. ब्रैडली कूपर स्टार अमेरिकन स्नाइपर को भी 6 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है, जिसमें कूपर को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला है, जबकि इसके डायरेक्टर क्लिंट ईस्टवुड को नॉमिनेशन नहीं मिल सका। I'll pick it up. Drop it. द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एंड विप्लैश को भी 5 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला है, जिसमें बेस्ट पिक्चर्स भी शामिल हैं। There should be no boundaries to human endeavor. However bad life may seem,
While there is life, there is hope. Thank you. इस बार भाग्य ने A.R. रहमान का साथ नहीं दिया। द 100 फुट जर्नी और द $1 मिलियन आर्म में बेहतरीन संगीत देने के बावजूद वो नॉमिनेट नहीं हो पाए। बेहतरीन संगीत के लिए अकेडमी ने अलेक्जेंडर डेस्प्लेट को द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल और इमिटेशन गेम्स और हैंस जिमर को इंटरस्टेलर के लिए नॉमिनेट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार O.P. नैयर साहब की जयंती है। वैसे तो नैयर साहब को पश्चिमी धुनों से प्रयोग करने का माहिर माना जाता था, लेकिन गौर से सुनने पर पता चलता है कि लोक संगीत की धुनों को जितना अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया, शायद ही किसी संगीतकार ने किया हो। आइए सुनते हैं उनके कुछ चुनिंदा गीत। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। ओहो ओहो आहा ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, 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 कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी सूची में शर्मिष्ठा मुखर्जी का नाम शामिल। बीजेपी 19 जनवरी को करेगी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एच.एस. ब्रह्मा आज संभालेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त का पद। वी.एस. संपत ने राजनीति के अपराधीकरण और पेड न्यूज पर रोक को बताया जरूरी। जनता परिवार को पास लाने की कोशिश तेज। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा विलय। भारतीय दबाव का असर, पाकिस्तान लगा सकता है जमात-उद-दावा, तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क पर प्रतिबंध। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में, प्री क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम ह्यो मिन को दी मात।